जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का हरित क्रांति पढ़ने वाले हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, इसकी चर्चा क्लास 10th में भी है, पॉलिटिकल साइंस में है ना, ज्योग्राफी में भी इसकी चर्चा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नाम से ही सुन रहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन हरित क्रांति इसको कहते हैं। हरे रंग का क्रांति ऐसा नहीं, हरा रंग यानी हरा रंग प्रकृति से रिलेटेड, प्रकृति, एग्रीकल्चर, कृषि। तो क्रांति, और क्रांति मतलब हमेशा मारधार नहीं होता है, हमेशा इस वर्ड का मतलब समझिएगा कि क्रांति का मतलब होता है एक नया परिवर्तन। जो पहले से जो व्यवस्था था उस व्यवस्था को समाप्त करके एक नए परिवर्तन, एक नई शुरुआत करना, उसी को हम लोग क्रांति कहते हैं। चाहे वो शासन व्यवस्था में हो या आपकी जिंदगी में हो या किसी देश में हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कृषि में क्रांति आ रहा है। क्या है, देखिए, पहले हमारे पास उतना फूड, हम लोग फूड एक्सपोर्टर कंट्री नहीं थे। जो आज भारत का हालत है इकोनॉमिक्स में कि हम लोग के पास फूड इतना ज्यादा है, गेहूं चावल के प्रोडक्शन है ना, फल सब्जी का प्रोडक्शन, हर चीज में हम लोग अग्रणी देश में आते हैं। टॉप 3 नेशन में आज गिनती होता है। टॉप 3 नेशन में चावल गेहूं एक्सपोर्टर कंट्री है, हम लोग दूसरे देश में भेजते हैं। और यही अगर आप बात हम करें 50 साल पहले वाले भारत का, तो हम लोग दूसरा देश से इंपोर्टर कंट्री थे, हम लोग दूसरा देश से मंगवाते थे। 1965 के वॉर के समय अमेरिका ने लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि पूरे भारत, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय उसने धमकी दिया था कि पाकिस्तान पे अटैक करना बंद करो, नहीं तो हम तुमको गेहूं भेजना बंद कर देंगे। वो गेहूं जिसका क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब था, हम लोग मजबूरी में हम लोग वो गेहूं खाते थे, यानी कि भारत को खरीदना पड़ता था क्योंकि हमारे पास फूड नहीं था। ठीक है, तो उस वॉर के समय ये समस्या उत्पन्न, समस्या तो पहले से ही है, समस्या तो नेहरू जी के टाइम से ही है। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस समस्या से निपटने का भी सोचा, सिर्फ पाकिस्तान से निपटने का नहीं। लाल बहादुर शास्त्री ने सोचा कि ये भी तो एक बड़ी समस्या है, कब तक हम किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट रहेंगे खाना के लिए। तब उन्होंने उस समय एक महान कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था MS स्वामीनाथन, उनको बुलाया और पूछा कि हमको प्रोडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कि गेहूं का, चावल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़े, इंक्रीज हो डे बाय डे, तो उसके लिए हमको क्या करना है। क्योंकि एक दिन में ये काम तो संभव नहीं है, या एक साल में हम लोग ऐसा थोड़े हो सकते हैं कि आज भीख मांग रहे हैं और कल होके एकदम दान पुण्य करने लगे। एक दिन में ये संभव है नहीं ना, तो बहुत बड़ा समय लगेगा। तो MS स्वामीनाथन ने क्या क्या आइडिया दिया, इसी चीज को नाम दिया था टोटल मिलाकर के ग्रीन रेवोल्यूशन। कि भारत में एक ऐसी क्रांति हुई जिसमें हम लोग पहले खाना मंगवाना पड़ता था, अब खाना इतना हो गया है कि हम लोग का पूर्ति तो हो ही रहा है, अब हम लोग एक्सपोर्टर कंट्री है, दूसरे देश को भी दे रहे हैं। तो क्या हुआ था उस पॉइंट को देखिएगा, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई, 1965 टू 68, और लगभग चली कब तक, 1978 तक इसको कंटिन्यू किया गया। साइंटिस्ट का नाम क्या है, MS स्वामीनाथन। देखिए, इसमें मेन बात आपको यही 3 चीज याद रखना है बस, और ज्यादा कुछ है नहीं, ये सब तो फैक्ट है, ज्यादा कुछ नहीं। इसको याद रखना है कि क्या क्या किया था MS स्वामीनाथन ने। MS स्वामीनाथन ने जो भी प्लान बनाया था, तो उसके बाद क्या हुआ है ना, परिणाम देखिए क्या हुआ। तो क्या करना था उनका टारगेट, गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि। पहला फायदा ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ, गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, इसको यानी हरित क्रांति को कहां लागू किया गया, ये सिर्फ विकासशील देशों में लागू किया गया था, है ना। भारत का तो बात है ही, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन को इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये विकासशील देशों में, विकासशील देश कौन होते हैं, जो विकास की ओर अग्रसर है। एक होते हैं विकसित देश जो विकसित हो चुके हैं, उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। एक होता है विकासशील देश जो विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उन देशों के लिए ही था। ठीक है, तो क्या किया गया था कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। तो तीसरा पॉइंट इस बात को क्लियर कर रहा है कि क्या क्या हम लोगों ने किया था कि पहले हमारे पास उतना गेहूं चावल दाल सब्जी कुछ नहीं होता था, और अब इतना हो रहा है कि हमारा पेट भी भर रहा है, पूरे भारत का भी पोषण हो रहा है, और साथ ही साथ दूसरे देशों को भी हम भेज रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, नए मशीनों का प्रयोग किया गया। पहले हम लोग ट्रेडिशनल खेती करते थे, है ना, बैल का प्रयोग होता था। ठीक है, देखिए, बैल का प्रयोग वगैरह हुआ, चाहे कुछ भी ट्रेडिशनल, या हाथ से, कुदाली से, ये सब चीज का प्रयोग करते थे। ये सब चीज का प्रयोग से बहुत ज्यादा समय, अगर आपके पास 10,000 एकड़ जमीन रहे तो आपके पास पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा के पूरा खेती कर लीजिएगा, और खेती करके सब में सिंचाई भी कर लीजिएगा, समय ही नहीं बचेगा। तो पहले जो भूमि खेती करने लायक था, कृषि करने लायक था, उस पे भी हम लोग खेती नहीं कर पा रहे थे क्योंकि समय ही नहीं बच पा रहा है। हाथ से अब जुताई कर रहे हैं, खेत के हाथ से कर रहे हैं, पानी पटा रहे हैं, कुआं से पानी निकाल के पटा रहे हैं, एक दिन में कितना पानी पटा लीजिएगा। ठीक है, तो उस लिए नए मशीनों का प्रयोग किया गया। क्या था नए मशीन, जैसे खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया, पानी पटाने के लिए नया मशीन लगाया गया, है ना, मोटर लगाया गया, बोरिंग लगाया गया, खेत खेत में बिजली पहुंचाया गया, ताकि कि सिंचाई और जुताई अच्छे से होगा तभी ना फसल लगाया जा सकता है, और जल्दी जल्दी होगा। HYV सीड्स का क्वालिटी भी, हाई यील्डिंग वैरायटी HYV,
हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी बीज का प्रयोग किया गया कि एक भी बीज सड़े नहीं, है ना। खाद का प्रयोग किया गया कि प्रोडक्शन जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा हो, हालांकि ये हानिकारक है, ठीक है। ऊपर से ये वाला भी तो हानिकारक ही है, कीटनाशक का प्रयोग, क्योंकि बहुत सारा पहले ये दिक्कत ये था कि खेत में बहुत सारे ऐसे कीड़े भी थे जो फसल को, जैसे मान लीजिए आप बीज लगाए और बीज को आप छोड़ेंगे तब ना उसमें से पौधा निकलेगा, और बीज को ही कीड़ा खा गया तो ये दिक्कत होता था। तो कीटनाशक का प्रयोग किया गया कि उससे कीड़ा मर जाएगा, और कीड़ा मर जाएगा लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि कीड़ा तो मर जाएगा लेकिन दवाई का असर मिट्टी में होता था। और मिट्टी किसका पोषण कर रही है? बीज का। और बीज यानी कि पेड़ बनेगा, वही पौधा बनेगा, और उससे जो फल होगा वो हम लोग खाएंगे, तो असर तो हम लोगों पे भी होगा। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा अल्टरनेटिव है, देखिए काउ डंग का प्रयोग किया जा रहा है ना, खाद के रूप में आज प्रयोग किया जा रहा है। आयुर्वेदिक पद्धति से खेती करना भी बहुत बड़ा लाभदायक होता है, ठीक है। इसका देखिए अब परिणाम, हरित क्रांति का क्या परिणाम हुआ? तो पहले हमारे यहाँ कमी था ना, फूड का कमी था, कुछ था ही नहीं, दूसरा देश से मंगाना पड़ रहा है। सोचिए कि कैसा हालत होगा भारत का कि हम दूसरा देश से मंगा रहे हैं खाना कि लाओ हमारे पास, है ना। पैसा दे रहे हैं, वो भी पैसा दे रहे हैं, और ऊपर से तरह तरह का कंडीशन। अमेरिका बहुत सारा कंडीशन मंगवाता था कि ये बात मानो, वो बात मानो, तब हम तुमको खाना देंगे, और हमारी मजबूरी है, नहीं मानेंगे तो खाना ही नहीं देगा, खाना नहीं देगा तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे। तो इन सब समस्या से भी जूझना पड़ना था। लेकिन हरित क्रांति आने के बाद हम लोग एक्सपोर्टर हो गए, है ना। एक्सपोर्टर, डायरेक्ट एक्सपोर्टर थोड़े हो गए, थोड़े ना 5 साल में एक्सपोर्टर हो गए। हाँ, इतना प्रोडक्शन होने लगा था कि हम लोग का पेट भर रहा था। लेकिन आज 2025 के भारत का हम बात करें तो हम लोग एक्सपोर्टर है, दुनिया के टॉप 2nd 3rd में हम लोग का नाम आता है, गेहूं के, चावल के। जैसे कैसे गेहूं, आज अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है अमेरिका, और चावल का है चाइना, है ना। टॉप पे ये दोनों का नाम आता है। लेकिन 2nd 3rd रैंक देखिएगा, इन दोनों में भारत आता है। सोचिए, भले हम लोग 2nd रैंक है तो गेहूं में भी और चावल में भी, मतलब दोनों चीज में हमारा प्रोडक्शन बहुत हाई है। अमेरिका सिर्फ रोटी खा सकता है और चाइना सिर्फ चावल खा सकता है, हम दोनों खा सकते हैं और भर पेट खा सकते हैं और बेच भी सकते हैं। यानी हम लोग एक्सपोर्टर कंट्री आज बन चुके हैं, है ना। तो एक्सपोर्टर कंट्री अन्नदाता की वजह से है, अन्नदाता मतलब किसान, फार्मर्स की वजह से है। और जब आप लोग जानते ही हैं कि किसानों का हालत इस देश में सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्सेशन सिस्टम इतना ना हैवी है। अब ये मत कहेगा कि किसान टैक्स फ्री है ना, ये सब बकवास बातें, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्सेस सबके लिए, सबको टैक्स अप्लाई किए हुए है, और भारत सरकार जो है, हम लोग भारत सरकार नहीं कहेंगे, है ना, कभी और कुछ बताएंगे कि इसको क्या कहा जाता है। इट्स लाइक प्राइवेट कंपनी की तरह है जो हमारा देश ये सब चला रहा है, ठीक है। सरकार अपने हिसाब से चला रहा है, एक कंपनी की तरह सबको रूल कर रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हरित क्रांति हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।